So, I welcome you all to the next lecture. This is the third chapter of Civics Standard 9th. The third chapter is India's self-defense. So, in today's chapter, we shall be looking at the India's self-defense system, which consists of the Army, the Navy, and the Air Force. In this particular chapter, we shall be discussing some very important points. तो आज हम थर्ड चैप्टर जो इंडिया का सेल्फ डिफेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया का सेल्फ डिफेंस तीन ऐसे महत्वपूर्ण पिलर्स के ऊपर खड़ा है जो आज हम दुनिया की सबसे बड़ी या कहे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज़ में से एक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्फ डिफेंस में से सबसे अगर अच्छी बात करें तो इंडिया का सेल्फ डिफेंस भी बहुत अच्छा माना जाता है। हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स दुनिया के कुछ बेहतरीन में से माने जाते हैं। तो हमारे इंडिया के सेल्फ डिफेंस के तीन सबसे मजबूत और इम्पॉर्टेंट पहलू या फिर हम जिसे पिलर्स कहेंगे वो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो आज के पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देंगे। सो द पॉइंट्स विच शैल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, वेज टू सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटीज़। तो किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटीज़ किस तरह से काम करती है या फिर उसे किस तरह से सेफ गार्ड करती है। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, तो इंडिया की सिक्योरिटी सिस्टम में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का क्या हाथ है या इनके क्या मायने हैं और किस तरह से काम करती है। चैलेंजेस इन इंडिया सिक्योरिटी, तो इंडिया की सिक्योरिटी जब ये तीन पिलर्स करते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जिस तरह से काम करती है, तो उन्हें कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा वॉर के लिए तैयार रहे। इसका ये मतलब भी होता है कि हम अपने जो देश के जो रेसिडेंट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरह से कर सकती है। और चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि ऐसे कौन से अलग से चैलेंजेस इन तीनों पिलर्स को फेस करनी पड़ती है। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में जो है इंडिया सेल्फ डिफेंस। So in today's chapter we shall be discussing about India's defense system. So let us revise. In the last chapter we studied India's foreign policy. We have now understood that the primary national interest of any country includes defense from foreign aggression and internal unrest and keeping the borders safe. For this, every nation creates a defense system at the national level. India has also created such a system. In this chapter, we are going to understand its nature and study the challenges it faces. तो हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि किसी भी नेशन को सेफगार्ड करने के लिए या किसी भी फॉरेन पॉलिसी को सेफगार्ड करने के लिए कोई भी कंट्री दो ही मुद्दे रखती है। पहला है उसका डिफेंस और दूसरा है उसका इकोनॉमी। तो हमने देखा है कि नेशन का सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट जो रहता है वो किसी भी कंट्री का सेल्फ डिफेंस बढ़ाना होता है। तो किसी भी नेशन का प्राइमरी इंटरेस्ट होता है उसका सेल्फ डिफेंस बढ़ाना। फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन, फॉरेन एग्रेशन का मतलब है कि किसी भी बाहरी मुल्क से होने वाली उस देश को कोई भी प्रॉब्लम, अगर वो फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो हमने देखा है कि किस तरह से दूसरे जो बॉर्डर पे फॉरेन कंट्रीज़ है वो हमें तकलीफ़ दे सकते हैं। और इंटरनल इंटरेस्ट का मतलब है इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हर कोई नेशन फेस करता है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या लोगों के मन में गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इशू हो, ये सारी चीज़ें। और बॉर्डर्स को सेफ भी रखना है। फॉर दिस एवरी नेशन क्रिएट्स अ सेल्फ डिफेंस सिस्टम एट द नेशनल लेवल। तो इसके लिए एक डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो पूरे नेशन को कंट्रोल में रख सके, या कहूँ कि नेशन को कंट्रोल में रखने से अच्छा ये कहूँ कि नेशन को वो सेफ रख सके। इंडिया हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सच अ सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड स्टडी द चैलेंजेस इट फेसेस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो ऐसा कौन सा सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया ने क्रिएट किया हुआ है और ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो उस बॉडी को फेस करने पड़ते हैं। सो व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी? द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑफ सॉवरेन नेशन। सॉवरेन नेशंस का मतलब है पावरफुल नेशन। तो अगर हम पूरी वर्ल्ड को तुलना में देखें तो इंडिया एक वन ऑफ द पावरफुल नेशंस है, लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा ताकतवर नेशंस है, जैसे अमेरिका है, रशिया है, फिर चाइना है। तो ये सारे देश बहुत ही ज़्यादा तौर पे बहुत ही पावरफुल है। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हमें टिका रहना है तो हमें भी अपनी पावर जाहिर करनी पड़ेगी, या ये कहे कि हमें अपना डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा। इवन इफ दे कोऑपरेट विद ईच अदर, समटाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दिस सॉवरेन नेशंस।
So sovereign nations means powerful. Even if they cooperate with each other, sometimes there are conflicts between these sovereign nations. कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऊपर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सारी कंट्रीज एक साथ कॉपरेट करती है, एक दूसरे के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई कुछ चीज़ों की वजह से वो रिलेशंस खराब हो जाते हैं. Sometimes there are conflicts between the sovereign nations. There are disputes between nations over boundaries, or sometimes conflict emerge between them over water sharing. तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग अगर पूरी वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो हमें देखेंगे कि हर एक कंट्री का सबसे पहला जो इंटरेस्ट रहता है वो है अपनी बाउंड्री को बढ़ाना. अगर नेशन अपनी बाउंड्री बढ़ेगा तो अपनी ताकत बढ़ाएगा. कभी कभी उनमें झगड़े होते हैं बाउंड्रीज को लेके, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है कश्मीर के बाउंड्री को लेके, इंडिया और बांग्लादेश का प्रॉब्लम चल रहा है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बाउंड्री को लेके. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है वाटर शेयरिंग को, जैसे कई सारी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है वो पाकिस्तान से इमर्ज होती है. कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो इंडिया से इमर्ज होकर पाकिस्तान की तरफ जाती है. कई सारी इंपॉर्टेंट ऐसी रिवर्स है जो इंडिया में ओरिजिन होकर चाइना की तरफ जाती है. तो पानी को लेके भी, पानी का शेयरिंग को लेके भी इन लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं. Some other reasons for conflicts could be not following the terms of international treaties, constantly competing against each other, and influx of refugees from the neighboring countries. तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे पीस ट्रीटीज होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे. ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जो कंपटीशन होता है उनको ख़त्म करने के लिए ऐसे तरह की चीज़ें होती रहती हैं. और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज. रेफ्यूजीज का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर रेसिडेंट जो उस कंट्री का है और वो उस कंट्री के काम से खुश नहीं है तो कई तौर पे वो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ इलीगली. इलीगल का मतलब है बिना पासपोर्ट के आप किसी कंट्री में जा नहीं सकते. लेकिन ये लोग जो रेफ्यूजीज होते हैं ये दूसरी कंट्रीज़ में लॉ को तोड़ के छुपे मार्ग से आते रहते हैं. तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसे सॉल्व करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी मस्ट है. Whenever such a conflict of interest arises between nation, it is sought to be resolved by compromises and discussions. तो कई बार ऐसा होता है कि पीसफुल मैनर से ट्राई करते हैं, पीसफुल मैनर से कि कैसे कोई फॉरेन पॉलिसी साइन करने की कोशिश होती है, डिस्कशंस के से होती है. But when such efforts are not enough to resolve the conflict, a nation may think of war. तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स, अगर इसे मैं कहूँ कि डेमोक्रेटिक मेथड से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो कंट्री सोच सकता है वॉर की. और जहाँ वॉर आती है वहाँ नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज हो जाती है. व्हेन अ नेशन अटैक्स अनदर एंड चैलेंजेस द सॉवरेनिटी ऑफ द लेटर, इट एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. जब कोई कंट्री वॉर के बारे में सोचती है वो खुद की और दूसरे कंट्री को दोनों के बारे में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. क्योंकि एक बहुत बड़ा नेशन जब दूसरे को चैलेंज करता है तो वो चैलेंज को वह नेशन भी सोचेगा कि हाँ ये वॉर ही इसके लिए सही मायने में आंसर होगा. इट एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. सच चैलेंजेस आर क्रिएटेड ड्यू टू द मिलिट्री पावर ऑफ एग्रेसिव नेशंस. तो कोई भी ऐसा बड़ा नेशन अगर वॉर के बारे में सोचेगा तो वो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा हम उन्हें चैलेंज करेंगे अपनी मिलिट्री पावर दिखा के कि हमारे पास इतने इतने लाख सोल्जर्स है, आपके पास इतने इतने कम सोल्जर्स है. तो मिलिट्री एग्रेशन दिखाने का काम चालू होता है. फिर उसे सीज फायर कहते हैं. सीज फायर एक ऐसा तरीका है मिलिट्री एग्रेशन दिखाने का. सीज फायर का मतलब है बॉर्डर पे जो तैनात होते हैं हमारे आर्मी वो एक दूसरे की तरफ इलीगली गोलीबार करते हैं. सीज फायर का अगर आपको एग्जांपल जानना हो तो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ होने वाला सीज फायर हमेशा चलता रहता है. पंजाब की बॉर्डर पे और कश्मीर की बॉर्डर पे ये चलता रहता है. एक तरह के ऐसा भी होता है कि ये जो कंट्रीज होती है ये अपनी पावर मिलिट्री एग्रेशन दिखाने की कोशिश करती है. इन एनी सिचुएशन अ नेशंस फर्स्ट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप द सिक्योरिटी सिस्टम ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड एंड रेडी. किसी भी नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी सिक्योरिटी, सेल्फ सिक्योरिटी, जो 3 पिलर्स रहते हैं उन्हें हमेशा काम करने, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इन्हें हमेशा तैयार रखना चाहिए. अगर इनकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, अगर ये वेल प्रिपेयर और अलर्ट नहीं रहेंगे तो एक वॉर लाइक सिचुएशन में ये 3 पिलर्स कोलैप्स भी हो सकते हैं. इसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, जो पूरी दुनिया या फिर मैं कहूँ कि उस पर्टिकुलर नेशन की सेव कर सके. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेज टू सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी. अगर हर कंट्री के पास अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी है तो उसे सेफ गार्ड कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे कंटिन्यूसली काम करते हैं.
National security is closely connected with geography because national security is more likely to be endangered by nations who are geographically closer. A nation must assess the threat to its geographical boundaries and the source of that threat. तो किसी भी नेशन को नेशनल सिक्योरिटी तभी चैलेंज हो सकता है अगर वो जोग्राफिकली क्लोज हो. फॉर एग्जांपल इंडिया अगर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी हमेशा डेंजर में रहेगी. जैसे इंडिया और बांग्लादेश हो, इंडिया और चाइना हो, सो द नेशंस जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उनकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो उसकी सिक्योरिटी को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है. अ नेशन मस्ट असेस द थ्रेट टू इट्स जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द सोर्स ऑफ दैट थ्रेट. अगर ऐसी जोग्राफिकल थ्रेट है, अगर हमें नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो तो उन पर्टिकुलर जगहों पे नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है. तो अगर कभी आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में हमेशा आर्मी रहती है. पंजाब में भी जो बाउंड्रीज़ का एरिया आता है वहाँ पे आर्मी हमेशा तैनात रहती है. या फिर आप चाइना और इंडो चाइनीज जो बाउंड्री है वहाँ पे आर्मी हमेशा तैनात रहती है. दोनों जगहों पे आर्मी तैनात रहती है क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से खतरा ही है. इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्रेट एट बे द नेशन हैज़ टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री माइट. मिलिट्री माइट का मतलब है किसी भी तरह मिलिट्री पावर को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो नेशनल सिक्योरिटी अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी. द नेशन हैज़ टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द थ्रेट, टू बिल्ड वेपन सिस्टम एंड मॉडर्नाइज द अपडेट दी डिफेंस फोर्सेस. किसी भी नेशन की अगर नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मिलिट्री. मिलिट्री एक ग्राउंड लेवल पे काम करती है लेकिन मिलिट्री को साथ में चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी. हमारे पास जैसे अगर रेडार होगा, सोनार होगा, तो इन सैटेलाइट सिस्टम्स होगी, तो इनसे हम ना कि ग्राउंड लेवल पे लेकिन आसमानी तौर पे भी किसी भी नेशन के ऊपर ध्यान रख सकते हैं. तो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए मॉडर्नाइज्ड वेपन सिस्टम होना चाहिए और एक डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो आपको हर मिनट की, हर सेकंड की एग्जैक्ट रिपोर्ट दे सके. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय टेकिंग रिसोर्स टू वॉर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी ब्रिंग्स इंटरनल पीस इनटू डेंजर. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली सॉल्व ना हो और अगर उसे वॉर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट ही लाएगा. Hence, some nations try to get the support of other nations to manage the threat to their national security. तो ऐसा कई बार देखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी अगर हमें प्रॉपरली रखना है तो कई सारे नेशंस दूसरे नेशंस के साथ ऐसी पीसफुल ट्रीटीज़ या फिर फॉरेन पॉलिसीज साइन कर सकते हैं जिसमें अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हुआ और वॉर होने की चांसेस बढ़ गए तो वो पर्टिकुलर कंट्री उस दूसरी कंट्री को जो वॉर लाइक सिचुएशन में उसे हेल्प करेगी. तो ये चीज़ें भी होती रहती है.